गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पॉलिटिकल के लास्ट जो सेशन था उसमें ये कर लिया था कि बेल्जियम में कि बेल्जियम में दो इलाके थे। कौन कौन से? एक फ्लैमिश था, एक वेलोनिया था। फ्लैमिश में कौन से लोग रहते थे? डच। फ्लैमिश में कौन से लोग रहते थे? डच। वेलोनिया में कौन से रहते थे? फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा बोलने वाले। ठीक है। डच कितने थे? 59% और ये कितने थे? 40%। लेकिन ब्रूजल में फ्रेंच कितने थे? 80% और डच कितने थे? 20%। अब देखिए, ये जब चीजें होती हैं, ये चीजें क्या दिखा रही हैं कि बहुत ही ज्यादा विविधता है और इस विविधता को जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था। ये बात याद रखें आप। तो जब आपके पास क्वेश्चन है कि हमने देखा था कि बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद से कैसे निपटना है, तो उसी के चलते हमारे पास है बेल्जियम का मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्जियम का मॉडल। अगर मैं बेल्जियम के मॉडल की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस विविधता को देखते हुए, ताकि गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उन्होंने एक मॉडल तैयार किया। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या होंगी? पहला पॉइंट, केंद्र के बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय या नेताओं ने विविधता का सम्मान किया। ठीक है। और इसी के चलते 1970 से लेकर 1993 तक संविधान में 4 संशोधन किए। ठीक है। अब इन सब चीजों से एक बेल्जियम का मॉडल इन्हीं संशोधनों के आधार पर बेल्जियम का मॉडल तैयार किया गया। और इन संशोधनों को, जो संशोधन हुए थे, इन संशोधन का जो मुख्य अर्थ था कि किसी को भी बेगानेपन का अनुभव ना हो। संशोधन विशेषकृत, ये तीनों पॉइंट आप बनाएंगे कि बेल्जियम के नेताओं ने विविधता का सम्मान किया था 1970। इसी के चलते 1970-93 तक संविधान में 4 संशोधन किए गए और इन्हीं संशोधनों के आधार पर बेल्जियम का मॉडल तैयार किया गया। ठीक है। अब क्या लिखना है आपने कि नेताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किसी को भी बेगानेपन का अनुभव ना हो। सभी अपने पद के अनुभव से जुड़े रहे। ठीक है ना। तो बेगानेपन का अनुभव नहीं होगा तो सभी लोग जुड़े रहेंगे।
तो ये याद रखना। अब है बेल्जियम के मॉडल की विशेषता, या बेल्जियम के मॉडल की 4 मुख्य अवधारणाएं, ठीक है। अब पहली अवधारणा क्या थी, या मुख्य अवधारणा लिख दो, मुख्य बातें लिख दो। मुख्य बातें, बेल्जियम के मॉडल की 4 मुख्य बातें। पहली क्या थी, देखिए पहली थी, संविधान में यह स्पष्ट किया गया, संविधान में यह निहित किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी मंत्रियों की संख्या आधी आधी होगी। तो ये विशेषकृत बात थी। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मान लो हमारे पास एक आपको देश में पता है कि बहुसंख्यक जो हैं वो हैं डच लोग और अल्पसंख्यक हैं फ्रांसीसी लोग। लेकिन फ्रांसीसी लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके पास पैसे से समृद्ध थे, उनके पास एजुकेशन थी, अच्छा पढ़े लिखे थे। लेकिन डच ऐसे नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके मंत्रियों ने या उनके बड़े नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार जो बनाएगी उसमें डच और फ्रांसीसी मंत्री क्या रहेंगे, आधे आधे, मतलब 50% और 50%। ये बात याद रखें, केंद्र सरकार में, ठीक है, केंद्र सरकार में। अब ये बात आप समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार में 50-50 का रहेगा। 50% क्या रहेंगे, डच रहेंगे, और 50% क्या रहेंगे, फ्रांसीसी रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, केंद्र ने कई शक्तियां दो इलाकों के प्रांतीय सरकारों को दे दी। प्रांतीय सरकारों को दे दी। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था कि राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं थी। केंद्र सरकारों के अधीन नहीं थी। तो ये विशेषकृत ये बात भी ध्यान रखी गई। याद रखें कि मान लो जो केंद्र सरकार ने कुछ शक्तियां, जैसे मैं शक्तियों का नाम लूं कि शिक्षा, एक शिक्षा, आप बताता हूं कि शिक्षा का कानून। अब शिक्षा का कानून हर राज्य का अपना अपना होता है कि कब वो एग्जाम्स ले रहे हैं, कब नहीं ले रहे, कब उन्होंने क्या करना है। टैक्स, ठीक है, अगर देखें तो हम वाइन शॉप्स, वाइन टैक्स। अब जो वाइन का टैक्स होता है वो भी क्या है, राज्य सरकारें डिसाइड करती हैं। तो इन दो चीजों में जो अगर आप देखोगे कि कुछ कानून जो थे वो प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए, और जब उन प्रांतीय सरकारों को कानून दे दिए गए तो उन कानून के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार थी वो बोल नहीं सकती थी। तो ये बात याद रखें कि शक्तियां बहुत ज्यादा दे दी थी राज्य सरकारों को, ताकि उनके पास ही अपने आप ही वो कार्य करें। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा सा। अभी कोरोना वायरस में जो कल की गाइडलाइंस आई, उस गाइडलाइंस में क्या कहा गया, उस गाइडलाइंस में ये कहा गया कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से ग्रीन ऑरेंज जोन तय करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने राज्य सरकारों को शक्ति दे दी। तो वही सेम कंसेप्ट है कि केंद्र किस तरीके से अपनी शक्तियां प्रांतीय सरकारों को देता है और फिर प्रांतीय सरकारें किस तरीके से उसके ऊपर कार्य
करती हैं। तो ये 2 पॉइंट थे। अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट भी। अगर मैं तीसरा पॉइंट लेके चलूं तो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड जो पॉइंट था वो था कि केंद्र में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में एक अलग सरकार थी, उसमें भी फ्रांसीसी और डचों का समान प्रतिनिधित्व था। ये बात आप याद रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेल्जियम की राजधानी में आपको पता है कि वहां पर 80% फ्रेंच थे, लेकिन 20% क्या थे? डच। अब 80 और 20 का अनुपात था, लेकिन फिर भी जो मंत्रियों की संख्या क्या रखी गई? आधी। तो ये बात याद रखें। इससे क्या होता है, लोग ये समझ पाते हैं कि हमारे लिए सरकारें सोच रही हैं तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें उसके हिसाब से ही कार्य करना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप पूरी पॉलिटिकल में ये पढ़ोगे कि अगर आप किसी को शक्ति देना चाहते हो तो आप उसको राजनीतिक ढंग से शक्तियां दे दो, आप उसको सत्ता की साझेदारी के अंदर ले आओ, आप उसको जब मंत्रियों की सीटें मतलब आवंटित होती हैं तो उसके अंदर मंत्रियों की सीटें कुछ उन चीजों को दे दो या लोगों को दे दो, तो फिर उनकी सत्ता में हिस्सेदारी हो जाती है और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो चौथा पॉइंट जो है वो है सामुदायिक सरकारें। चौथा है सामुदायिक सरकारें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामुदायिक सरकारें। बेल्जियम में एक तीसरे स्तर की सरकार थी, बेल्जियम में एक तीसरे स्तर की सरकार थी जो सामुदायिक सरकार कहलाती थी, जो सामुदायिक सरकार कहलाती थी। और इन सरकारों का गठन एक समुदाय कर सकता था, एक समुदाय कर सकता था। तो आप इस चीज को भी जान लें कि सामुदायिक सरकारें थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब मैं आपको समझाऊं कि एक मान लो आपको पता है कि एक मंदिर का ट्रस्ट है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, हांसी लगा दो। हांसी में एक मंदिर है और उसकी एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में कम से कम 1000 से 2000 लोग जुड़े हुए हैं। तो वो मिल के एक सरकार का गठन कर सकते थे क्योंकि उनकी भाषा एक थी, उनकी एक बोली एक थी। तो उन्होंने क्या किया, एक समुदाय का गठन किया। एक समुदाय का गठन होने के बाद उन्होंने एक सरकार और गठित कर दी। सरकार गठित करने का मतलब ये नहीं कि ये इलेक्शन लड़ देगी और आगे कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं। वो उसके पास अधिकार है कि अगर वो अपनी लोकेलिटी का कुछ कार्य मनवाना चाहती है, कुछ कार्य कराना चाहती है, तो वो सरकार के सामने जाएगी, सरकार को बोलेगी कि भैया हमारे समुदाय के लिए ये कार्य कर दो, तो फिर उस हिसाब से सरकार कार्य करे। तो ये बात आप याद रखें। दिस इज द 4th पॉइंट बेल्जियम के मॉडल का। तो बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। ये बात आप याद रखेंगे। कितने मार्क्स के लिए बच्चा? 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको पूरे को तैयार कर लीजिए। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छे से पढ़ें, कीप स्टडी, मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।